नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आजीविका निर्णय पाठ संख्या 13 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि हमारा व्यापार होगा या नौकरी होगा, किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक व्यापार करता है और किस प्रकार से योग बन जाते हैं तो जातक नौकरी करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जो हमारे आय का स्रोत है, वो स्वदेश में होगा या विदेश में होगा। यानी हम विदेश में जाकर अपना कार्य करेंगे या स्वक्षेत्र यानी स्वदेश में करेंगे। इसको किस प्रकार से कुंडली के माध्यम से, योगों के माध्यम से कैसे समझा जाता है, किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक विदेश में कामयाब होता है और किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक विदेश जाता तो जरूर है लेकिन वहां से असफल होकर के वापस लौट आता है। हमारे कार्य का क्षेत्र किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में होता है, कैसे समझेंगे, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, आजीविका निर्णय पर पाठ संख्या 13 की बात हो रही है। अभी कम से कम 10 वीडियो और मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे सूत्रों के आधार से। पाठ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आगे बढ़ाते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपका प्रश्न है, कुछ अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क है। और अगर आपको अपनी कुंडली का परामर्श चाहिए, अगर अपने जीवन से संबंधित कोई भी सवाल है, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा सा शुल्क रखा गया है, उसको आप पे करके बात कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आगे बढ़ाते रहें। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो किस दिशा में होगा। सबसे पहला प्रश्न है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो किस दिशा में होगा। तो दिशा का निर्धारण करने के लिए आप लोगों ने, अगर ज्योतिष में आपका प्रेम है और आप अगर अध्ययन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको पाठ मिल जाएगा फलित ज्योतिष से संबंधित, जिसमें बताया गया है कौन कौन सी राशियों को कौन कौन सी दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। तो दशम में स्थित जो राशि है, दशम भाव में स्थित, जो कि कर्म स्थान है हमारा, और यहां पर जो राशि स्थित है वो हमारे दिशा को बताएगी कि हमारा कार्य क्षेत्र किस दिशा में होगा। जैसे कि मेष, सिंह, धनु, ये 3 राशियों को पूर्व दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। वृषभ, कन्या और मकर, ये दक्षिण दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। मिथुन, तुला और कुंभ, इनको पश्चिम दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशियों को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। तो दशम स्थान में जो राशि स्थित होगी, जातक का कार्य उसी दिशा में होगा। अगर दशाओं वश या किसी और अन्य ग्रहों के द्वंद्व के कारण व्यक्ति अगर इधर उधर भी जाता है तो उधर कामयाबी नहीं मिलती है। जब उसी राशि का या उन्हीं ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, अपनी सही दिशा पर जब वो कार्य के लिए निकलता है तब उसको अधिक लाभ प्राप्त होता है और वहां पर जाकर के उसको स्थिरता मिलती है। दूसरे नंबर पर दशमेश यानी दशम स्थान का स्वामी नवांश में जिस राशि में स्थित है उस दिशा में जातक कार्य करता है। या तो लग्न से दशम स्थान में जो राशि स्थित है, जातक उस दिशा में जाएगा। दूसरे नंबर पर नवांश में, यही दशमेश नवांश में जिस राशि में स्थित है उस राशि को जिस दिशा का स्वामित्व प्राप्त है, जातक उस दिशा में अपने कार्य क्षेत्र को चुनेगा या वहां पर उसको कामयाबी मिलेगी। तीसरी बड़ी बात यह है कि जातक का कैरियर स्वदेश में होगा या विदेश में होगा। तो स्वदेश के लिए सबसे पहला सूत्र यही है कि दशम स्थान का जो स्वामी है, दशम स्थान का जो ग्रह स्वामी है, वो अपने स्वामी से युक्त, या जो दशम स्थान में राशि है वो अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो तो जातक स्वदेश में कार्य करता है। यानी दशम स्थान का जो स्वामी है वो या तो दशम स्थान में स्थित हो
या कहीं पर भी बैठ करके अपने भाव को देख रहा हो। तो जातक का कैरियर, जातक का जो कार्य क्षेत्र का स्रोत है, कार्य क्षेत्र है, वह वो स्वदेश में होता है। पहले नंबर पर दशम स्थित राशि अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो, यानी दशम में जो राशि स्थित है, जैसे मेष लगन की पत्रिका है, यहां पर दशम स्थान में मकर राशि स्थित है, तो यहाँ के स्वामी शनि है। अब शनि या तो यहाँ पर बैठे हों या अष्टम स्थान में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हों दशम स्थान को, या चतुर्थ स्थान में बैठ करके अपनी सातवीं दृष्टि से दशम स्थान को देख रहे हों, और या लग्न में बैठ करके अपनी 10वीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहे हों, तो जातक का जो कैरियर है स्वदेश में होगा, जो आय का स्रोत है वो स्वदेश में होगा। दूसरे नंबर पर दशमेश जिस नवांश राशि में स्थित हो वह अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो। अब दशमेश जिस नवांश की राशि में स्थित हो, यानी शनि नवांश में मान लीजिए गुरु की राशि में स्थित है, मीन राशि में स्थित है। अब मीन राशि में स्थित हो तो मीन राशि को अगर बृहस्पति देख रहा हो या बृहस्पति मीन राशि में स्थित हो तो जातक का कैरियर स्वदेश में होता है। तो ये दो बड़े सूत्र हैं दोनों विषयों के लिए, दिशा को बताने के लिए और साथ में अपने देश में कार्य को बताने के लिए। अब जातक का विदेश में कार्य कैसे होगा, किस प्रकार से योग बनेंगे, तो जातक विदेश जाता है तो सबसे पहला सूत्र यही है कि अगर ये नहीं युक्त या दृष्ट हैं तो जातक विदेश जा सकता है। दूसरे नंबर पर तीसरा स्थान, जन्म कुंडली का तीसरा स्थान, तीसरा भाव, जहां से हम छोटी यात्रा की बात करते हैं, और सप्तम स्थान जो कि जातक के लिए लंबी यात्रा के लिए बात किया जाता है, सप्तम स्थान से लंबी यात्रा की बात करते हैं। और ये दशम से दशम भी है, यहां से भी कैरियर की, अपने आय स्रोत की स्थिरता की भी बात करते हैं। तो छोटी यात्रा का तात्पर्य यही है कि जैसे मान लीजिए हमारा जन्म स्थान दिल्ली का है और छोटी यात्रा यानी हमारा मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया, हम मुंबई चले गए, बेंगलोर चले गए, आदि इत्यादि हैदराबाद चले गए। छोटी यात्राओं के योग ये तीसरे भाव से देखा जाता है, ऐसा योग बनता है। तो सप्तम स्थान से लंबी यात्रा और विदेश की जो यात्रा है वो अष्टम स्थान से देखते हैं। दूसरे नंबर पर द्वादश स्थान यानी दूर देश, 12वां स्थान जो कि विदेश की यात्रा को दर्शाता है, और अष्टम स्थान ये गुप्त स्थान है, या इसको एक प्रकार से पाताल भी कहते हैं, सामुद्रिक की यात्रा भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाव जो कि लंबी यात्रा यानी बड़ी यात्रा को दर्शाते हैं, विदेश यात्रा को दर्शाते हैं। किस प्रकार से योग बनेगा, तो जातक विदेश में जाकर के कार्य करेगा और सफल भी होगा। जाना अलग बात है, लेकिन वहां पर सफल हो जाना, टिक जाना, स्थिर हो जाना और अच्छे लाभ प्राप्त करना, उसका योग बने तो विदेश यात्रा बनने का अच्छी बात है कि अगर बना तो अच्छा है। लेकिन अगर हम गए और परेशान होकर के वापस आ गए, खर्च भी किए और मानसिक व्यथा भी हुई, तो किस प्रकार से योग बनेंगे, तो जातक विदेश जाएगा और वहां सफल हो जाएगा। और किस प्रकार से योग बनेंगे, तो जातक जा करके वापस आ जाएगा। तो उसके लिए दशम स्थान, दशम स्थान व अष्टम स्थान व द्वादश स्थान, इनके स्वामियों का आपस में संयोग अगर बनता है तो ऐसा योग बनेगा। किस प्रकार से बनता है, सबसे पहले नंबर पर कर्म स्थान ये है, दशम स्थान को कर्म स्थान बोलते हैं। तो कर्म स्थान के स्वामी, अब कोई भी राशि यहां पर आ सकती है, कर्म स्थान हमारा ये है, और यहां पर कोई भी राशि किसी भी लग्न की पत्रिका हो, जिस लगन की पत्रिका बनेगी उसके अकॉर्डिंग दशम स्थान में जो राशि स्थित होती है, तो यहाँ के जो ग्रह स्वामी हैं इनका संबंध अगर इनसे या इनसे बनता है तो सबसे पहला सूत्र यही है कि योग बन जाएगा। कर्म स्थान यानी दशम स्थान, दशम स्थान और 12वें का संबंध, दशमेश और 12वें। अब जैसे इस पत्रिका में दशम स्थान के स्वामी शनि हैं और
12वें स्थान के स्वामी 12वें स्थान में मीन राशि स्थित है, तो यहाँ के स्वामी गुरु हैं। अब गुरु और शनि का संयोग अगर बन जाए, संबंध बन जाए, तो इसको ऐसा योग कहेंगे कि ऐसा जातक विदेश में जाकर के अपना कर्म करेगा। दूसरे नंबर पर अष्टम और एकादश का संबंध है। अष्टम स्थान के स्वामी और एकादश का स्वामी, देखिए ये लाभ स्थान है। लाभ कहां से होगा? अगर अष्टम के स्वामी का अगर लाभ स्थान से संयोग बनता है तो ये भी एक प्रकार से विदेश, दूर देश से पैसे आने का स्रोत दर्शाता है। इसमें एक योग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे भी अगर प्रैक्टिस की बात करें तो कई पत्रिकाओं में ऐसा भी देखा गया है, सामने पत्रिका आई है उसमें ऐसे योग देखे गए हैं जिसमें ऐसे योग बनते हैं कि अष्टमेश और एकादशेश का संयोग बना हो, एकादश स्थान में अष्टमेश एकादशेश के साथ स्थित हो, तो ऐसे जातक को विदेश से पैसे आते हैं। कोई जरूरी नहीं है वो विदेश भी जाए, आय का स्रोत विदेश से होगा, ऐसा ये निश्चित है, क्योंकि ये लाभ स्थान है और ये अष्टम स्थान है, ये गुप्त स्थान है। पहली बात तो विदेश से होगा, दूसरे नंबर पर अचानक होगा। ये पत्रिका में प्रमाणित देखा गया है, अभ्यास पत्रिका के रूप में अपना अनुभव हम बता रहे हैं आपको कि अष्टमेश अगर एकादश स्थान में स्थित हो, एकादशेश के साथ स्थित हो, तो अचानक लाभ के योग बनते हैं और दूसरे नंबर पर विदेश से आय के स्रोत बनते हैं। जातक भले ही अपने ही स्वदेश में बैठा रहे, लेकिन उसका जो आय का स्रोत है, पैसे बाहर से आएंगे। अब कुछ ऐसा काम हो, बाहर की कंपनी हो, बाहर के कोई काम को इंडिया में करता हो या अपने स्वदेश में करता हो, ऐसा कह सकते हैं। तो ये योग भी ये दर्शाता है कि जातक दूर देश से पैसे के अर्निंग के स्रोत बनेंगे। तीसरे नंबर पर दसम और अष्टम के स्वामी का संबंध है, यानी दसम स्थान में जो राशि है, दसम स्थान में मकर राशि और अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि। अब शनि और मंगल दोनों घर के स्वामी बनेंगे। ये अगर एक साथ संबंध बनाते हैं तो जातक की पत्रिका में विदेश योग बन जाएगा, जातक विदेश में कार्य करेगा। एकादश और द्वादश के स्वामी यानी लाभ स्थान, जो अभी बताया हमने कि अष्टम के स्वामी और एकादश के स्वामी का अगर संयोग बनता है तो विदेश से पैसे आते हैं। इसी प्रकार से लाभ स्थान के स्वामी का अगर द्वादश स्थान के स्वामी से योग बन जाता है तो भी विदेश से पैसे आते हैं। दूर देश से पैसे जातक कमाता है, लाभ करता है। और दसम और एकादश के स्वामी, दसम एकादश और द्वादश के स्वामी। अब ये दसम एकादश और द्वादश, यानी इस पत्रिका में तो दोनों भाव के स्वामी शनि हैं, यहाँ के स्वामी गुरु हैं, तो ऐसा योग बनता है। इन तीनों घरों के स्वामी अगर आपस में सही योग बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो भी विदेश योग बनेगा। अष्टम और दसम के स्वामी, यानी अष्टम और दसम के स्वामी, अष्टम दसम और एकादश के स्वामी, अष्टम दसम और एकादश के स्वामी अगर संयोग बनाते हैं तो भी विदेश योग बनेगा। और उसके बाद नवम और यानी भाग्य स्थान और द्वादश स्थान, भाग्य व्यक्ति का बाहर विदेश दूर देश में उदय हो, भाग्येश अगर द्वादशेश के साथ संयोग बनाता है तो ऐसे जातक का दूर देश जाकर के फिर उसका भाग्य उदय होता है, बाहर ही अपनी किस्मत को चमकाता है। इस प्रकार से इतने सारे योग हैं जो ये बताते हैं कि जातक स्वदेश में काम करेगा या विदेश में काम करेगा, विदेश जाने के ये सारे योग हैं। इस प्रकार से योग अगर बनते हैं तो योग बनता है। और वहीं पर अगर तृतीयेश के साथ संबंध बन जाए कर्मेश का, तो छोटी यात्राएं होती रहती हैं। और अब शुभ ग्रह की दृष्टि अगर विदेश के स्वामी व भाव पर हो, शुभ ग्रह यानी शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? नैसर्गिक रूप से देवगुरु बृहस्पति व शुक्र, नैसर्गिक रूप से। अब देवगुरु बृहस्पति अगर चतुर्थ स्थान में बैठते हैं तो यहां देखेंगे और यहां भी देख लेंगे, कर्म स्थान को भी देख लेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर यहां बैठते हैं तो देख लेंगे, अष्टम भाव को देख लेंगे, कर्म को भी देख लेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर यहां पर बैठते हैं तो द्वादश को भी देख लेंगे, कर्म को भी देख लेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर मान लीजिए इतने भावों में अगर गुरु बैठते हैं तो गुरु का प्रभाव
पड़ जाएगा। गुरु अगर अष्टम में बैठते हैं तो भी द्वादश स्थान को देख लेंगे। गुरु अगर द्वितीय स्थान में बैठते हैं तो अष्टम स्थान को देख लेंगे। गुरु छठे स्थान में बैठते हैं तो द्वादश को देख लेंगे। द्वादश में बैठते हैं तो भी अष्टम को देख लेंगे। इस प्रकार से इन भावों पर व भाव के स्वामी पर, यानी अष्टम व द्वादश के स्वामी पर या अष्टम व द्वादश पर गुरु व शुक्र की दृष्टि अगर पड़ जाए शुभ ग्रहों की। अब शुक्र और चंद्रमा और बुध को आप निर्धारित करेंगे कि पत्रिका में शुभ हैं या अशुभ हैं, और उसको कैसे शुभ अशुभ जानना है वो आप फलित ज्योतिष में सीख चुके हैं। तो चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा और बुध अगर शुभ हैं, अगर उनकी भी दृष्टि पड़ती है तो और अच्छी बात है। लेकिन नैसर्गिक रूप से जो कि धन के कारक माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति, विशेष देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। भौतिक सुखों के कारक जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, शुक्र की भी दृष्टि अगर पड़ जाती है तो भौतिक सुखों में वृद्धि हो जाएगी, ऐश्वर्यशाली बना देंगे जातक को। तो इस प्रकार से अगर योग बनेंगे तो निश्चित है जातक विदेश जाएगा भी और वहाँ सफल भी होगा। और अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो जातक इन विदेश के स्वामी या विदेश के भावों पर अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक विदेश जाता तो है लेकिन वहाँ परेशान होता है, असफलता प्राप्त होती है, फिर वो वापस भी लौट आता है। अब इसके बाद बहुत बड़ी बात है, द्वादश भाव का त्रिकोण, जो कि हमने इसी क्रम आजीविका निर्णय में ही कर्म फल का निर्णय करते समय ही पाठ में बताया है कि किसी भी भाव का फलादेश करते समय जिस भाव से संबंधित प्रश्न है उस भाव को आप लग्न बना दीजिए, उसके बाद केंद्र और त्रिकोण को देख लीजिए। तो द्वादश स्थान का या सुख भाव का या अष्टम भाव का अगर त्रिकोण की बात करें तो ये त्रिकोण यही होगा, द्वादश से लेकर ये विदेश यात्रा का योग है और ये त्रिकोण बन गया। तो उसके लिए द्वादश, चतुर्थ और अष्टम ये तीनों भाव शुभ होने चाहिए, इनका आपस में संबंध अच्छा हो, इन पर शुभ प्रभाव हो, तो जातक को विदेश में भी सुख मिलता है और जातक का जीवन सुख में होता है, सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है, अपने बलबूते पर करता है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया ही है कि ये प्रकाशित भाव है, लगन से लेकर सप्तम तक ये प्रकाशित भाव है। और लग्न के आसपास यानी द्वादश स्थान को छोड़कर द्वितीय भाव में, लग्न में, एकादश स्थान में, दशम में, नवम में अगर अधिक ग्रह हों तो ऐसा जातक अपने श्रम से, अपने कर्म से, अपने भाग्य से अपने आय के स्रोत बनाता है और अपने जीवन में अच्छी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये पाठ अच्छा लगता है आप इसको शेयर करते रहें। अगले पाठ में हम लोग कुछ विशेष सूत्रों पर बात करेंगे। अभी पाठ कम से कम 5-7 पाठ और मिलेगा आपको केवल आजीविका निर्णय पर। पाठ संख्या 13 की बात हो रही है, इसके बाद 5-7 कम से कम 20-21 पाठ तक कर्म से संबंधित पाठ आपको मिलेगा। और ये इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया है मैरिज व मैरिटल लाइफ। देखिए बहुत छोटा सा प्रश्न है, मैरिज लाइफ कैसी होगी? आपका प्रश्न मुख से निकला नहीं, ज्योतिषी आपको उत्तर देते हैं आपकी मैरिज लाइफ ऐसी होगी। कहाँ से लाते हैं उत्तर इतना जल्दी, इतना शीघ्र उनके समझ में कैसे आ जाता है, कौन बता जाता है? ये हमारे समझ से बाहर है। आप खुद समझ सकते हैं, जो एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए 12 वीडियो बनाया गया हो कि इन चीज़ों को देखना चाहिए एक भाव का फलादेश करने के लिए। अब इसी कर्म स्थान का ही फलादेश करते समय आपको 20 वीडियो प्राप्त होगा, यानी कुछ न कुछ हर वीडियो में आपको नया सूत्र मिलेगा। नए सूत्रों पर ही बात हो रही है कि इन चीज़ों को देखने से ये चीज़ें प्राप्त होंगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुंडली का फलादेश जितना ही अध्ययन मन लगा करके किया जाए और जितना ही जातक के पास, देखिए यह समुद्र है और समुद्र में सुई ढूंढने जैसा कार्य है। अथाह सागर है ज्योतिष, जिसके पास जितना बड़ा बर्तन है वो उतना ही ज़्यादा लेकर के आता है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।